घनश्याम का बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया, जिस पर उसने अपना सब कुछ लुटा दिया था और छोटे बेटे को हर चीज़ से वंचित रखा। एक दिन घनश्याम शहर अपने बड़े बेटे के पास चला गया कि अब वो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारेगा। तो छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, आप मेरे पास ही रहें, मैं आपकी हर ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ। लेकिन वो उसे बुरा भला कहकर चला गया। तो डॉक्टर बेटे ने पिता को देखते ही मुंह फेर लिया और वहाँ वो अपमान की ज़िंदगी गुजारने लगा। एक दिन बहू ने उसे घर से निकाल दिया और वो शर्म के मारे गांव जाने के बजाय माता के दरबार पर चला गया और वहाँ एक बड़ी गाड़ी लंगर बांटने के लिए रुकी। तो घनश्याम की हैरत की सीमा न रही, क्योंकि उसमें और सुनाओ घनश्याम, क्या हाल चाल है, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? यार, तुमने तो अच्छा किया, अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना लिया। अब तो तेरी बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजरने वाली है। ये बता, तेरा बेटा शहर से तुझे कितना खर्चा भेजता है? घनश्याम को देखते ही उसके दोस्त बुधिया ने दूर से ही आवाज़ लगाई थी और हालचाल पूछने लगा। घनश्याम ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसको डॉक्टर बेटा तो उसे कोई भी खर्च नहीं भेजता था। सारा खर्च तो वो छोटा बेटा अभय ही दिया करता था। बड़े बेटे ने तो कभी उससे पूछा भी नहीं था कि उसे किसी चीज़ की आवश्यकता है या नहीं, बल्कि उसे तो काफ़ी समय हो गया था अपने डॉक्टर बेटे से मिले हुए। जब से उसकी नौकरी शुरू हुई थी, हॉस्पिटल की ओर से ही उसे शहर में बड़ा सा घर मिल गया था और उसके साथ साथ ही उसकी कमाई भी लाखों में हो गई थी। वो अपने पिता को तो जैसे भूल ही बैठा था। हाँ हाँ, मज़े में ज़िंदगी गुजर रही है, मगर बेटे से मिले बहुत समय बीता जाता है। जब मिलता है तब रुपए भी देता है। वैसे तो नहीं भेजता। घनश्याम ने जितना हो सका अपने स्वर को सादा रखने की कोशिश की। तो यार, तूने क्यों इसे इतना ढील दे रखी है? उससे अपना खर्च लिया कर, इतना पढ़ाया लिखाया है तूने, तेरा भी तो अधिकार बनता है। बुधिया ने उसे नया रास्ता दिखाया तो घनश्याम भी सोचने लगा, हाँ यार, कहता तो तू ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, अपने बड़े बेटे के पास ही चला जाता हूँ। मैंने सुना है उसे महल जैसा घर मिल गया है। कल चौधरी साहब भी मिले थे, वो भी बड़ी तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि तेरा बेटा तो बहुत लायक निकला है। ऐसी संतान तो किस्मत वालों को मिलती है। शहर में ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा है। वो चौधरी साहब जिसने कभी मेरी बात के सीधे मुंह जवाब नहीं दिया था, वो भी खुद मुझसे बात कर रहा था। मेरे बेटे ने उसका इलाज जो किया है और वो भला चंगा भी हो गया है। हाँ, तो जो चौधरी साहब जैसे बीमार आदमी को ठीक कर सकता है, वो कितना कमाता होगा, तू खुद सोच ले। घनश्याम, तू क्यों अब यहाँ अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है? उसके पास ही चला जा। घनश्याम बुधिया से बात करके आ तो गया, मगर फिर सारा दिन उसके दिमाग में यही बातें गूंजती रही। अभय उसके पास आ बैठा। पिताजी, क्या बात है, चुप चुप से हैं? तबीयत तो ठीक है ना? अभय पिता के चेहरे की ओर देखते हुए बहुत ज़्यादा चौंका था। तू एक काम कर, मेरे कपड़े इत्यादि पैक कर दे, अब मैं शहर में जाऊंगा और राजन के पास ही रहूंगा। पिता की बात सुनकर अभय के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो हमेशा मेरे पास रहने वाले थे ना। भैया के पास इतना समय कहाँ होगा कि वो आपको समय दे सके। आपको आदत है बातें करने की। पिताजी, आप भैया के पास ना जाएं, मेरे पास ही रह जाएं। अगर आपको भाई की ज़्यादा याद आ रही है तो मैं आपको उनसे मिलवा लाता हूँ, मगर आप यहीं पर रहें। घनश्याम ने अभय को गुस्से से देखा। नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अपने बेटे राजन के पास ही जाना है। मैंने निश्चय कर लिया है, मैं अब से उसके पास वहीं पर ही रहूँगा। चल हट, तू मेरे कपड़े नहीं निकालेगा, मैं खुद ही उठकर अपने कपड़े भी निकाल लेता हूँ। घनश्याम ने खुद ही अपने कपड़े बैग में डालना शुरू कर दिए थे। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? यहीं रुक जाए ना मेरे पास, मैं आपकी सेवा करूँगा, आपको शिकायत का कोई अवसर नहीं दूंगा। अभय ने घनश्याम के पैर पकड़ते हुए उससे कहा था, मगर घनश्याम ने उसे धुतकारते हुए अपने पैर पीछे हटा लिए। चल हट, मेरे मुंह मत लग, खुद अपना पेट पता नहीं कैसे पालेगा, बड़ाया मेरी सेवा करने वाला। मैं तो शहर अपने बेटे के पास जाऊंगा और वहीं जाकर ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारूंगा। ये कहते हुए घनश्याम ने अपने कपड़ों का बैग उठाया और बस स्टॉप की ओर चल दिया। अभय ने उसे बहुत रोका, मगर उसने अभय की एक बात नहीं सुनी। वो खुशी खुशी शहर की ओर चला गया था। शहर जाने वाली बस में बैठकर भी वो सुहाने सपने बुनता रहा। उसकी आंखों में एक अच्छे भविष्य का सपना था, जहाँ वो कोई काम नहीं करेगा, आराम की ज़िंदगी गुजारेगा। उसके आदेश पर नौकर चाकर ज़रूरत की हर चीज़ उसके सामने लाकर रख दिया करेंगे। इसी दिन के लिए तो उसने अपने बड़े बेटे राजन को इतना पढ़ाया लिखाया था। शहर पहुंचकर वो बस से उतरा और एक रिक्शा वाले को राजन के पते वाली पर्ची दिखाई और उसे उस पते पर चलने के लिए कहा। रिक्शा चालक ने बहुत अजीब सी नज़रों से घनश्याम की ओर देखा। आप इस पते पर क्यों जाना चाहते हैं? या आपके क्या लगते हैं? रिक्शा चालक ने सवाल किया तो घनश्याम का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मेरा बेटा है, मैं राजन का पिता हूँ। क्या बात कर रहे हैं, आप डॉक्टर राजन के पिता हैं? रिक्शा चालक के चेहरे पर हैरानी के भाव साफ नजर आ रहे थे। हाँ हाँ, मैं डॉक्टर राजन का ही पिता हूँ।
इतना सा था जब से उसे पढ़ा लिखा रहा हूँ। अब वो डॉक्टर बन गया है तो मैं उसके पास रहने के लिए आया हूँ। पहले मैंने उसकी हर इच्छा पूरी की है, अब वो मेरी हर इच्छा पूरी करेगा और मैं सुकून की ज़िंदगी गुजारूंगा। आखिर उम्र के अंतिम पड़ाव में सुख सुविधाओं पर मेरा भी तो अधिकार है। चल अब ज़्यादा बातें न बना और मुझे मेरे डॉक्टर बेटे के पास ले चल। घनश्याम रिक्शे में बैठ गया तो रिक्शा चालक अपनी हंसी छुपाता हुआ उसे लेकर उस पते की ओर चल पड़ा। रिक्शा एक बहुत बड़े महल जैसे घर के सामने आकर रुका। घनश्याम ने पूरा सर उठाकर घर की ऊंची और आलीशान संरचना को देखा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था कि उसका बेटा राजन इतने बड़े घर में रहता है। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो चौकीदार बाहर आया। हाँ बाबा, क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें? मैं राजन का पिता हूँ और मुझे घर के अंदर जाना है। पीछे हट जाओ, घनश्याम ने गर्व से गर्दन उठाकर कहा तो चौकीदार ने सर से पांव तक उसे घूरा और उसको देखकर हंसने लगा। तुम डॉक्टर राजन के पिता हो? अबे दिमाग चल तो नहीं गया तेरा? कहाँ डॉक्टर राजन और कहाँ तू? चल निकल यहाँ से, और कोई काम नहीं है, आ जाते हैं मुंह उठाकर। चौकीदार मुंह में बड़बड़ाता हुआ वापस गेट बंद करने लगा। घनश्याम ने एक बार फिर गेट को धक्का मारा। मैंने कहा ना मैं राजन का पिता हूँ, जाकर उसे बताओ उसका पिता आया है, घनश्याम ने कहा। उसकी आंखों में गुस्सा था। चौकीदार गेट बंद करके अंदर चला गया और फिर कुछ देर बाद वापस आकर गेट खोल दिया और घनश्याम को लिए घर के अंदर चला गया। मगर बजाय आलिशान घर के अंदर ले जाने के वो उसे एक साइड में बने हुए नौकरों के क्वार्टर की ओर ले गया। यहाँ पर रुको, डॉक्टर राजन ने कहा है कि तुम यहाँ पर रहोगे, शाम में आकर वो तुमसे बात करेंगे। चौकीदार ये कहते हुए वहाँ से चला गया, जबकि घनश्याम उसे पुकारता ही रह गया। अपने बेटे के इतने बड़े घर में उसका कैसा अजीब स्वागत हुआ था। उसे तो लगा था कि वो जब जाकर अपने आने का समाचार देगा तो राजन भागा भागा उसे लेने गेट पर पहुंच जाएगा, उसके पैर छूकर स्वागत करेगा। मगर यहाँ तो खामोशी थी और उसे एक बड़े से घर के अंदर ले जाने के बजाय यहाँ एक और बने हुए एक छोटे से कमरे में बिठा दिया गया था। दोपहर हुई और दोपहर से शाम हो गई और फिर रात भी ढलने लगी। घनश्याम उठकर कमरे से बाहर निकल आया। अब उसको घबराहट सी होने लगी थी। कहाँ वो सारा दिन अभय को पुकारता रहता था। अभय कभी उसके लिए पानी लेकर आता था, कभी खाना लेकर आता, कभी कुछ तो कभी कुछ। और कहाँ आज पूरा दिन वो कमरे में पड़ा रहा था और किसी ने उसे पूछा ही नहीं था। मगर घनश्याम को क्या पता था कि ये तो अभी शुरुआत थी। रात हुई तो एक नौकर खाने की ट्रे लेकर घनश्याम के पास आ गया और खाना रख कर वापस पलटने लगा तो घनश्याम ने उसे पुकार लिया। सुनो, मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया क्या? जी वो तो आए थे, मगर एक पार्टी के लिए वापस भी चले गए हैं और आपके बारे में उन्होंने कहा था कि आपको खाना पहुंचा दिया जाए। मेरा बेटा घर आकर वापस भी चला गया और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। क्या उसे बताया था कि उसके पिताजी आए हैं? नौकर ने इस बात पर हाँ में सर हिला दिया। जी हाँ, उन्हें बताया था। उन्होंने ही कहा कि आपका ख्याल रखना है और आपको खाना पहुंचाने के लिए कहा है और कहा है कि वो कल आपसे मिलेंगे। नौकर ये बताने के बाद वापस चला गया था। इस समय घनश्याम को बहुत दुख हुआ, मगर भूख भी बहुत लगी हुई थी। उसने खाना खाया और वहीं कमरे में पड़ी हुई एक चारपाई पर चुपचाप सो गया। अगले दिन शाम ढले उसे नौकर ने घर के अंदर बुलाया था। वो गया था और डॉक्टर राजन सोफे पर बैठा हुआ था। उसके बराबर में राजन की पत्नी डॉक्टर मेघना भी बैठी हुई थी। दोनों आपस में किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। राजन ने एक पल के लिए नज़र उठाकर घनश्याम को देखा और फिर मेघना की ओर देखते हुए अपनी बात जारी रखी। घनश्याम को बहुत अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे जाकर उनकी बातचीत का हिस्सा बने या चुपचाप वहीं पर खड़ा रहे। वो बहुत अजीब चक्कर में घिरा हुआ था, चुपचाप वहीं पर खड़ा रहा। तभी राजन ने उसे अपनी ओर आने और बैठने का इशारा किया। वो चुपचाप उसके इशारों को समझते हुए जाकर सोफे पर बैठ गया। तब मेघना ने मुंह बनाते हुए उसे देखा और बिना घनश्याम से कोई बात किए उठकर अंदर बने कमरों में से एक कमरे की ओर बढ़ गई। कैसे हो बेटा, काम कैसा चल रहा है? घनश्याम ने पूछा तो राजन ने सर हिला दिया। ठीक काम चल रहा है। आप कहिए, गांव से शहर कैसे आना हुआ? राजन ने पूछा तो घनश्याम कहने लगा, बस बेटा, तुम्हारी याद बहुत सता रही थी, इसलिए सोचा कि तुम्हारे पास आकर तुमसे मिल लूँ। तुम्हें तो समय नहीं मिलता मिलने आने का, इसलिए मैं खुद ही चला आया यहाँ पर। यहाँ पर आकर रहने के बाद घनश्याम गोल कर गया था। अच्छा ठीक है, अब तो आप मुझसे मिल लिए हैं। आपको जब जाना हो तो बता दीजिएगा, मेरा ड्राइवर आपको गाड़ी में गांव छोड़ आएगा। एक नौकर को पास बुलाया और कहा, ये मेरे पिताजी हैं, इनका ख्याल रखा जाए। और राजन खुद भी अंदर कमरे की ओर बढ़ गया। घनश्याम वहीं पर रहने लगा, मगर उसका दिल बहुत बुरी तरह दुखा था। उसका वो बेटा जिसकी खातिर उसने अभय को हमेशा अनदेखा किया था, सिर्फ इस कारण कि अभय का रंग कुछ कम था जबकि राजन गोरा चिट्टा था।
अभय को पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं थी, वो ज़मीन के कामों में ज़्यादा रुचि लेता था। घनश्याम के दिमाग में यही बात बैठी हुई थी कि जो संतान पढ़ लिख जाए वही बड़ी सफलता प्राप्त करता है और ज़िंदगी में ऊंचे पद पर पहुंचता है। घनश्याम का सारा ध्यान केवल राजन की ओर था। कई बार उसने अभय के साथ ज्यादती की थी। राजन को अच्छा खाने को मिलता, अच्छा पहनने ओढ़ने को मिलता और घनश्याम उसे अपने साथ खेती बाड़ी का कोई काम नहीं करवाता था, जबकि अभय को खाने पीने को भी अच्छा नहीं मिलता था, कपड़े भी मामूली से पहनता था और खेती बाड़ी का सारा काम भी वो अपने पिताजी के साथ करवाया करता था। न सिर्फ खेती का काम करवाता था बल्कि गाय भैंसों को भी संभालता था। जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। घनश्याम अपने दोनों बेटे के बीच बहुत भेदभाव करता रहा और फिर दोनों बेटे जवान हो गए, कमाने वाले हो गए तो घनश्याम सारे काम काज छोड़कर घर बैठ गया। राजन शहर का नामी डॉक्टर बन चुका था, उसे बहुत सफलता मिली थी, इसलिए वो शहर जाकर बस गया। मगर अक्सर ही वो घनश्याम से मिलने के लिए आता रहता था और अभय का मजाक भी उड़ाया करता था। अभय भी अक्सर घर से बाहर रहता था, मगर घनश्याम कभी नहीं पूछता था कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है। अभय घनश्याम को अच्छा खर्चा दिया करता था, मगर घनश्याम को यही लगता था कि राजन ही वो पैसे भिजवाए होंगे, वरना अभय के पास इतने पैसे कहाँ से आते। थोड़ी सी तो उनकी ज़मीन थी जिस पर उन्होंने हमेशा गुजर बसर की थी। अब कौन सा वो सोना उगलने लगी थी जो अभय के पास इतने पैसे आते होंगे। अभय जितने दिन भी घर पर रहता था घनश्याम की खूब सेवा किया करता था और फिर पड़ोसियों को भी अक्सर ही अपने पिताजी का ख्याल रखने के लिए कहकर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता था। मगर घनश्याम को इस बात की परवाह नहीं थी, उसका सब कुछ राजन ही था। राजन सफल हो गया था मगर उसने घनश्याम को कोई ध्यान नहीं रखा। अपने नौकरों के हवाले करके वो बिल्कुल मुक्त सा हो गया था। कई दिनों बाद अगर कभी रास्ते में टकराव हो भी जाता तो बस ऐसे ही हालचाल पूछकर निकल जाता था। घनश्याम से तो उसने मुंह ही फेर लिया था, जबकि उसकी पत्नी मेघना ने अब तक घनश्याम के पैर तक नहीं छुए थे। नौकरों ने कुछ दिन उसका थोड़ा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और फिर उसको लगभग भूल ही गए। वो नौकरों वाले क्वार्टर में ही रहता था, क्योंकि आलीशान महल में उसके लिए जगह नहीं थी। कोई खाना दे देता तो खा लेता, वरना सारा सारा दिन भूखे गुजार देता। और तभी उसे अभय की बहुत याद आती, जो उसका इतना ख्याल रखता था, हर समय ही उसके लिए खाने पीने की कोई ना कोई चीज़ लाकर देता रहता था। एक दिन घनश्याम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो वो घर के अंदर वाले हिस्से की ओर चला गया ताकि अपने बेटे से मिल सके और उससे अपने लिए कोई दवा ले सके। एक कमरे में जाते ही घनश्याम को ज़ोर से चक्कर आया और वो वहीं कारपेट पर औंधे मुंह गिर गया। उसका हाथ लगने से टेबल पर रखा हुआ एक कीमती सजावटी एंटीक पीस गिरकर टूट गया था। उसी समय मेघना अपने कमरे से बाहर निकली और जब उसने देखा कि घनश्याम ज़मीन पर गिरा हुआ है और उसके साथ ही उसका कीमती एंटीक पीस टूटा हुआ है, तो वो घनश्याम को उल्टा सीधा बकने लगी। उस समय वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं लग रही थी, बल्कि कोई जाहिल औरत लग रही थी। उसने घनश्याम को अपने नौकरों से धक्के देकर घर से निकलवा दिया था, जबकि घनश्याम रोते हुए घर से बाहर निकला था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। जेब में पैसे तो थे जो आते समय अभय ने उसकी जेब में डाल दिए थे, मगर वो वापस नहीं जाना चाहता था। वापस गांव जाकर गांव वालों को क्या मुंह दिखाता, अभय का सामना कैसे करता। उसे एहसास होने लगा कि अभय के इतने प्यार को ठुकराने की शायद यही सज़ा है कि वो दर दर की ठोकरें खाए। वो सारा दिन सड़क पर पैदल चलता रहा और फिर वहाँ एक मंदिर देखकर जाकर वहाँ रहने लगा। घनश्याम को वहाँ पर रहते हुए काफ़ी दिन गुजर चुके थे। एक दिन उसे भूख सताने लगी, इसलिए वो माता के दरबार के खुले मैदान में निकल आया। वहाँ पर खाना बांटने के लिए गाड़ी आकर रुकी और गाड़ी के से बाहर निकलते ही एक सूट बूट पहने आदमी का पैर दिखाई दिया। इससे पहले कि घनश्याम उस आदमी का चेहरा देखता, वहाँ पर एक भीड़ इकट्ठी हो गई और लोग खाने पर टूट पड़े। सबको खाना देते हुए वो आदमी सामने आया तो ये देखकर घनश्याम की आंखें खुली की खुली रह गईं कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा अभय था। उसी पल अभय की नज़र भी घनश्याम पर पड़ चुकी थी। अपने पिता की ऐसी हालत में देखकर वो दंग रह गया। वो तुरंत आगे बढ़ा, घनश्याम को गले लग गया। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको क्या हुआ है? आपकी हालत कैसे हुई? क्या राजन भाई का घर आपको नहीं मिला? आप वापस आ जाते, वापसी का रास्ता तो आपको मालूम था ना। वो एक ही सांस में कई बातें कहे जा रहा था, मगर घनश्याम शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़ा हुआ था। बेटा, मैं राजन के पास गया था, मगर राजन ने मुझे अपने घर में भी नहीं आने दिया, बल्कि नौकरों वाले कमरे में रखवाया और उसकी पत्नी ने धक्के देकर मुझे घर से बाहर निकलवा दिया। वापस आते हुए मुझे बहुत लज्जा आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ माता के दरबार पर आकर रहने लगा कि बाकी मेरी ज़िंदगी के जो दिन बचे हैं माता के दरबार में गुजार लूँगा
और मरने के बाद कोई तो मेरी अर्थी को उठाकर अग्नि दे ही देगा। ये कहते हुए घनश्याम फूट फूट कर रोने लगा। जिस बेटे पर इतना मान और गर्व था, उसी ने आज ये दिन दिखाया था। अभय घनश्याम के पैरों में बैठ गया। पिताजी, ऐसा तो ना कहें, मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दें। मेरे साथ घर चले, मैं आपकी पहले से भी बढ़कर सेवा करूँगा। वो घनश्याम को गाड़ी में बिठाकर गांव वापस ले आया था। वापस आकर उसने घनश्याम के कपड़े बदलवाए और उसे खाना खिलाया। बेटा, तेरे पास ये गाड़ी कैसे आई? तू तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, और फिर हमारी ज़मीन तो बहुत बड़ी भी नहीं है। घनश्याम के सवाल पर अभय मुस्कुराने लगा। पिताजी, मेरा पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता था, मगर आप जानते हैं खेती बाड़ी करना और गाय भैंसों का ख्याल रखने का मुझे कितना शौक था। मैंने दूसरे गांव में मवेशियों का एक बड़ा सा डेयरी फार्म बनाया हुआ था और वहीं पर बहुत सारी ज़मीन भी खरीद रखी थी। खेती की आमदनी से लाखों का फ़ायदा होता है और डेयरी फार्म से भी मुझे लाखों का फ़ायदा होता है। मैं करोड़पति हूँ, मगर अपने पिता के सामने मैं सूट बूट पहनकर उसे कमतर महसूस नहीं करवाना चाहता, इसलिए सादा से हुलिये में रहता था। अब से आप मेरे पास रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। अभय ने यह कहते हुए घनश्याम को गले लगा लिया तो घनश्याम ने सिसक कर आसमान की ओर देखा और भगवान का लाख लाख धन्यवाद किया, जिसने उसकी नाइंसाफ़ी के बाद भी उसके बेटे के दिल को पिता के लिए मोम कर रखा था। 3 साल का समय गुजर चुका था। अभय ने अपने कच्चे मकान को बड़ी सी हवेली में बदल दिया और डेयरी फार्म के काम को बहुत बड़ा कर दिया था। बहुत सारी ज़मीनें खरीद कर ठेके पर दे रखी थी, क्योंकि खेती बाड़ी करने के लिए उसके पास समय ही नहीं था। घनश्याम के ठाट बाट पूरे गांव में सबसे अलग ही थे। एक दिन घनश्याम अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जब एकदम से राजन उसके सामने आ गया और उसके पैरों में गिर गया। पिताजी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मुझे क्षमा कर दें। मेरी पत्नी ने आपको घर से निकाल दिया। मैंने तब भी आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की, मगर आज जब मैं पिता बना हूँ और मेरा बेटा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, तो मुझे आपका दुख याद आया। मुझे माफ़ कर दें। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, जबकि उसके बेटे के बारे में सुनते ही घनश्याम के हृदय पसीज गया और उसने राजन को माफ़ करते हुए गले से लगा लिया। राजन ने चाहे उसके साथ जितना भी बुरा व्यवहार किया था, मगर वो उसका बेटा था और घनश्याम उसे दुख में नहीं देख सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।